नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वाक्य, और वाक्य में मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर, यानी कि यहाँ पर हम वाक्य भेद पढ़ रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लास 9 का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है वाक्य भेद अर्थ के आधार पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सबसे पहले वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य क्या होते हैं, वाक्य की परिभाषा क्या होती है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। और उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा कि हमारे हिंदी में एक वाक्य का क्रम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था वाक्य भेद के आधार। तो वाक्य भेद के दो आधार मैंने यहाँ पर आपको बताए, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद। क्योंकि अभी आप क्लास 9 में हैं, तो आपका जो अभी यहाँ पर टॉपिक है वो चल रहा है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद मैंने आपको बताए थे, जिसमें सबसे पहला भेद हमने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था और दूसरा भेद भी हमने पढ़ लिया था। और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि घर पर जाकर आप ये सब चीजें रिवाइज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला भेद मैंने जो बताया था आपको वो था विधानवाचक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो। देखिए जहां पर एक तरह से अभी आप देखेंगे 8 भेदों को जब आप जानेंगे तो किसी में आपको आज्ञार्थक वाक्य लगेगा, कहीं पर आपको प्रश्न सूचक वाक्य लगेगा, कहीं पर आपको विस्मय बोधक वाक्य लगेगा, कहीं पर आपको एक तरह से इच्छावाचक वाक्य लगेगा। तो ये जो वाक्य है आपका पहला भेद, ये है कि इसमें किसी भी कार्य को करने या होने का एक सामान्य कथन बताया गया है, तो इसे विधानवाचक। जैसे वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। केवल एक मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिखवाया। दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आप खुद से करके आएंगे। तीसरा जो है यहाँ पर हमने दूसरा इसका भेद जो पढ़ा वो था निषेधवाचक वाक्य। निषेध यानी कि जो नहीं का बोध कराते हैं, निषेध का अर्थ होता है नहीं। जिन वाक्यों में क्रिया के न होने या न करने का बोध होता है। ठीक है, जिन वाक्यों में क्रिया के न होने या न करने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको दिया था कि मेधावी छात्र परीक्षा में नकल नहीं करते। मेधावी छात्र परीक्षा में नकल नहीं करते। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया। तो ये आपका जो वाक्य है, मेधावी छात्र परीक्षा में नकल नहीं करते, तो ये क्या है? निषेधार्थक वाक्य है। निषेध प्रकट कर रहा है कि जो मेधावी छात्र होते हैं वो परीक्षा में नकल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा भेद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर अपना तीसरा भेद। तो बिल्कुल उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे, जहां पर लिखा था लास्ट सेशन में, जहां पर छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। नंबर 3, संदेहवाचक। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हर एक वाक्य संदेह, हर एक वाक्य आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर बताएगा। संदेहवाचक वाक्य। अब जैसे यहाँ पर संदेहवाचक, संदेह का क्या अर्थ होता है? संदेह का अर्थ होता है कोई डाउट या कोई शक। ठीक है, तो संदेहवाचक वाक्य में क्या होगा? संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा क्या होगी? जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों में संदेह और संदेह का एक दूसरे तरीके से हम यहाँ पर संदेह को लेंगे तो संदेह में संभावना भी हमारा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, संदेह या संभावना का बोध हो। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं।
यानी कि जहां पर आपको लगे कि डाउट हो रहा है कि शायद आज वर्षा हो, ठीक है, संदेह भी हो रहा है कि ऐसा मौसम है तो शायद आज वर्षा हो सकती है, और एक संभावना भी जताई जा रही है कि एक तरह से वर्षा हो सकती है। और देखिए, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर आप एग्जाम में अच्छे से एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे, तो क्या संभावना प्रकट होती है, क्या संभावना की जाती है? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि वह पास हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वह पास हो जाएगा, यानी कि उसके पास होने पर क्या है, संदेह है, डाउट है, और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वो पास ना हो, क्या पता, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करता, जो पढ़ाई नहीं करेगा वो पास कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वह पास हो जाएगा, तो ये क्या, कैसा वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैम ने कहा था कि मेधावी छात्र परीक्षा में नकल नहीं करते, इसको तो कहा कि ये निषेधवाचक वाक्य है, लेकिन दूसरा यहाँ पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि वह पास हो पाएगा। तो देखिए, काफी डिफरेंस है दोनों वाक्यों में, काफी अंतर है, आप देख सकते हैं। ऊपर हमने साफ साफ क्लियर किया है कि मेधावी छात्र परीक्षा में नकल नहीं करते, ठीक है, पूरा सेंटेंस का जो अर्थ है वो क्लियर हो रहा है। लेकिन दूसरा वाक्य आप यहाँ पर जो निषेध वाचक जो ये वाक्य है, ये जो है निषेध वाचक तो बाद में है, निषेध प्रकट तो बाद में कर रहा है, लेकिन डाउट पहले हो रहा है, संदेह पहले हो रहा है, मुझे नहीं लगता, यानी कि मैं अपना एक डाउट बता रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका है संदेहवाचक वाक्य। तो अर्थ की दृष्टि से हमने अभी तक यहाँ पर 3 भेद पढ़े, विधानवाचक, निषेधवाचक और संदेहवाचक। नंबर 4 जो है उसको पढ़ेंगे इच्छावाचक वाक्य। इच्छा वाचक वाक्य। अब देखिए, इच्छा, इच्छा, कामना, ठीक है, जो हम कोई कामना करते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं, तो वो सारे वाक्य क्या होते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो चलिए इसको भी पहले लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों में वक्ता, वक्ता अर्थात बोलने वाला, यानी कि जो उस वाक्य को बोल रहा है, वो वक्ता की इच्छा, कामना, इच्छा, कामना, आशा, इच्छा, कामना, आशा या आशीर्वाद, आशीर्वाद आदि का बोध हो, उसे या उन्हें इच्छा वाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं जिन वाक्यों में वक्ता की, वक्ता यानी कि जो उस वाक्य को बोल रहा है, उस व्यक्ति की इच्छा, कामना, आशा, आशीर्वाद आदि का बोध हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देख लीजिए, और देखिए मैं यहाँ पर आपको केवल एक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, केवल एक एक एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ, तो आपको अपने आप से भी कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं यहाँ पर। भगवान आपको
सदा सुखी रखे। भगवान आपको सदा सुखी रखे। तो देखिए इस तरह से क्या है, यहाँ पर इच्छा जताई जा रही है या कामना की जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, या चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, विजयी भव, ये सारे क्या है, इच्छावाचक वाक्य है। या भगवान आपको स्वस्थ शरीर दे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सारे शब्द है, ये जो सारे वाक्य है, ये कैसे हैं, इच्छावाचक है। यानी कि कोई मन से अपनी इच्छा जता रहा है, अपनी कामना को कर रहा है, या अपनी आशा को कर रहा है, या किसी को आशीर्वाद दे रहा है, तो ये सब क्या है, इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है आप सभी को, यहाँ पर क्लियर हो रहा है। भगवान आपको सदा सुखी रखे, इच्छा भी है, कामना भी है, आशीर्वाद का भाव भी है। ठीक है, तो इस तरह से इसीलिए इन वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहा है। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 जो है वो हमारा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए सारे शब्द, जैसे कि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि आपको कुछ भी रटना नहीं होता, कि आप याद करेंगे कि वाक्य के भेद अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के होते हैं और फिर भूल जाएंगे कि कौन कौन से होते हैं, भूल जाएंगे। लेकिन आप अगर समझ कर पढ़ेंगे तो आपको कभी भी ये भूलेगा नहीं। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न पूछे जाने का बोध जहाँ पर होता है, जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर कोई प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले परिभाषा लिखते हैं। जिन वाक्यों से किसी प्रकार का किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध होता है। जिन वाक्यों से किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो जहाँ पर प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा सरल है, इजी है, आप आसानी से इसका उदाहरण लिख सकते हैं। जहाँ पर प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? और देखिए जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उन वाक्यों के में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। कभी भी आप देखना जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, देखिए विराम चिन्ह मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, 8 से 10 विराम चिन्ह मैंने पढ़ाए हैं आपको। पूर्ण विराम किसे कहते हैं, अर्ध विराम किसे कहते हैं, अल्प विराम किसे कहते हैं, और प्रश्न सूचक प्रश्नवाचक विराम चिन्ह किसको कहते हैं, और बहुत सारे अलग अलग तरह के विराम चिन्हों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। कोष्टक चिन्ह किसको कहते हैं। तो यहाँ पर जब भी कोई प्रश्न किया जाता है, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो, प्रश्न किया जा रहा है, तो उसके अंत में यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाएगा। ठीक है, ये जो आपका चिन्ह है ये आपको बताता है कि यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, हमें पता चलता है कि हमसे प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है?
यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हमने किया। तो जब भी हम प्रश्न करेंगे प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हम जरूर करेंगे। तो देखिए ये हमने विराम चिन्हों में भी पढ़ा है और अभी हमने यहाँ पर भी क्लियर कर लिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 5 भेदों को पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं अपने छठे भेद की तरफ। जो हमारा छठा भेद है वो है संकेत वाचक वाक्य। संकेत वाचक वाक्य। अब ये संकेत वाचक वाक्य क्या होता है? देखिए संदेह वाचक तो आपको समझ में आया, प्रश्नवाचक आपको समझ में आया, आपको विधान वाचक समझ में आया, लेकिन अब ये संकेत वाचक क्या होता है? तो संकेत वाचक वाक्य क्या होता है? जिसमें एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, यानी कि एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया की तरफ इशारा कर रही होती है, दूसरी क्रिया की तरफ संकेत कर रही होती है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। ठीक है, तो एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया की तरफ संकेत कर रही है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, यानी कि दूसरी क्रिया पर निर्भर है। तो देखिए इसको नोट डाउन कीजिए। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है या निर्भर हो, उसे संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। उसे संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, यानी कि एक क्रिया होगी तो तभी दूसरी क्रिया होगी। ठीक है, इसीलिए इसको कहा है संकेत वाचक, यानी कि एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया की ओर इशारा कर रही है, यानी कि एक जो है वो दूसरे पर डिपेंड है, दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, तुम परिश्रम करते तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। तो अवश्य सफल होते। तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। देखिए मैंने कहा संकेत वाचक वाक्य, एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर है, यानी कि यहाँ पर सफल होना किस बात पर निर्भर है? परिश्रम करने पर, इसीलिए इसको संकेत वाचक वाक्य कहा है। यानी कि सफल होना निर्भर करता है परिश्रम कितना किया है। ठीक है, अगर आप सफल हैं तो सफल होना निर्भर करता है कि आपने मेहनत कितनी की है, आपने परिश्रम कितना किया है। तो ये है आपका संकेत वाचक वाक्य। ठीक है, कि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर संकेत वाचक वाक्य को भी पढ़ा। तो एक एक एग्जाम्पल खुद से घर से भी लिखे। अगला है आपका आज्ञा वाचक वाक्य। आज्ञा वाचक वाक्य, अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पर एक तरह से रटने की जरूरत नहीं है। आज्ञा वाचक वाक्य यानी कि जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति,
आदेश, आदेश, अनुरोध, आदि का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, कि जिन वाक्यों से हमें आज्ञा, अनुमति, आदेश, अनुरोध आदि का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो ये हमने आज यहाँ पर आपके लिए छोड़ दिया है। इसका आप जो होमवर्क है, एग्जाम्पल, उदाहरण खुद से लिखकर लाएंगे घर से। यानी कि जहाँ पर आप देखिए, आप अभी तक 6 जो भेद है वो अच्छे से समझ चुके हैं, अच्छे से आपने एग्जाम्पल्स के साथ इन्हें पढ़ लिया है। तो 7वां जो हम यहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य हमने लिखा है उसका उदाहरण घर से लिख कर लाएंगे, और उसके बाद भी हमारा एक और भेद जो है वो शेष रहता है, उसे भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही उसके बाद हम रचना की दृष्टि से जो वाक्य भेद है उसे भी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से हमारे आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।